Hello friends, welcome to sixth session of chemistry of carbon and its compounds. In this session, friends, we will see comparative study in between diamond and graphite. In our previous session, friends, we have seen how graphite and diamond are made up of same element carbon but form different structures. It's like मान लो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में जब क्वेश्चन आता है कि ये अगर एलोट्रॉप्स है तो आइसोमर्स क्या है। तो फ्रेंड्स एक छोटी सी मैं एनालॉजी देना चाहूंगा कि मान लो कि दो चिंटू और मिंटू है, उन दोनों को एक बंगला बनाने के लिए बोला गया है, एक को प्लेइंग कार्ड्स का बंगला बनाने को बोला है। तो प्लेइंग कार्ड्स सारे एक जैसे हैं फ्रेंड्स, और दूसरे को जो बोला गया है कि उसको प्लेइंग कार्ड्स भी दिए हैं, कुछ प्लास्टिक के शीट्स भी दिए हैं और कुछ छोटे छोटे पिंस भी दिए हैं। तो दो बंदों को बंगलो बनाने का है खिलौनों वाला, तो एक को दिया गया है सिर्फ प्लेइंग कार्ड्स और एक को दिया गया है प्लेइंग कार्ड्स, सम प्लास्टिक शीट्स एंड पिंस। तो ये जो पहली वाली केस है जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्लेइंग कार्ड्स दिए हुए हैं, तो फ्रेंड्स उसका जो बंगलो है उसमें एलिमेंट क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्लेइंग कार्ड्स है। और ये जो सिर्फ और सिर्फ प्लेइंग कार्ड्स वाला बंगलो है ना, दैट इज सिमिलर टू एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो चिंटू को मैंने दे दिए सारे के सारे प्लेइंग कार्ड्स और उसको मैंने कह दिया कि तू बंगलो बना, और दूसरा एक पप्पू आ गया, उसको अगर मैंने पत्ते और ऐसे के ऐसे पत्ते दे दिया तो वो सिमिलर बंगलो बनाएगा क्या? नहीं, वो कुछ डिफरेंटली अरेंज करेगा कार्ड्स को। इसी तरह से सेम प्लेइंग कार्ड्स लेके अलग अलग अरेंजमेंट करके जो अलग अलग बंगलोज बनेंगे, दोज बंगलोज आर सिमिलर टू एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। वेयर एज दूसरे किसी बंदे को प्लेइंग कार्ड्स भी दिए हैं, प्लास्टिक शीट्स भी दिए हैं और पिंस भी दिए हैं। तो इन तीनों को अलग अलग वेज में अरेंज करके जो बंगलोज बनेंगे वो उसकी एनालॉजी होगी आइसोमर्स के साथ, क्योंकि आइसोमर्स में बेसिक एलिमेंट्स जो है बहुत सारे होते हैं, सिर्फ एक एलिमेंट का आइसोमर नहीं बनता है। एक एलिमेंट के डिफरेंट अरेंजमेंट स्पेस के उससे जो बनता है वो है एलोट्रॉप। और आइसोमर्स जो होते हैं उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होते हैं, वेयर एज एलोट्रॉप्स जो होते हैं उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंसेस दिखाई देते हैं, जैसे उनके फिजिकल स्ट्रक्चर है, मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट। जैसा कि हम देखते हैं डायमंड जो है वो कैसे ट्रांसपेरेंट और ब्रिलियंस वाला रहता है, वेयर एज ग्राफाइट डल रहता है, ओपेक रहता है। तो इस तरह से फिजिकल नेचर में उनके डिफरेंसेस पाए जा सकते हैं, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज जो है एलोट्रॉप्स की एक जैसी ही रहती है। मान लो डायमंड को बर्न किया और ग्राफाइट को बर्न किया, तो दोनों भी बर्न करने के बाद में CO2 ही रिलीज करेंगे। तो इस तरह से एलोट्रॉप्स और आइसोमर्स को आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। रही बात कार्बन के दो सबसे इंपॉर्टेंट एलोट्रॉप्स जो हमारे डे टू डे लाइफ को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, वो है डायमंड और ग्राफाइट। तो फ्रेंड्स इनकी कंपैरेटिव स्टडी करके देखते हैं। जैसा कि हमने देखा है डायमंड क्या होता है, एक कार्बन एटम दूसरे 4 को जुड़ता है, ग्राफाइट एक दूसरे 3 को जुड़ता है, और ग्राफाइट जो रहता है 2D स्ट्रक्चर रहता है, हेक्सागोनल रहता है, दो उसके लेयर्स के बीच में वैंडरवाल्स फोर्सेस रहते हैं वीक, और वो लेयर एक दूसरे के ऊपर स्लाइड हो सकते हैं। ऐसे कुछ ग्राफाइट के प्रॉपर्टीज है। और सबसे की प्रॉपर्टी है कि वो जो कार्बन एटम है ग्राफाइट वाला,
वो दूसरे 3 कार्बन आइटम से ही जुड़ रहा है, 3 से ज्यादा नहीं, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन पे अभी भी बचा हुआ है। दैट फ्री इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ग्रेफाइट। हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब देखेंगे तब आप देखोगे कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोड कौन सा रहता है, तो ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड हम इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम रिलेटिव स्टडी देखते हैं। सबसे पहला तो स्ट्रक्चर देखेंगे। हमने देखा कि डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा है, एक कार्बन को दूसरे 3 लोग जुड़ रहे हैं, 4 लोग जुड़ रहे हैं, तो इस तरह से उसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, टेट्राहेड्रल। वेराज इधर एक कार्बन दूसरे 3 लोगों के साथ जुड़ रहा है, दूसरे 3 लोगों के साथ जुड़ रहा है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है 3D और कैसा है, चारों के चारों एक साथ जुड़ रहे हैं इसलिए, और कॉम्पैक्ट पैकिंग हो रही है, इसीलिए तो उतना स्ट्रांग है। दुनिया का सबसे हार्ड और स्ट्रांग अगर कुछ चीज है तो वो है डायमंड। इसका 3D रिजिड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो गया। और जैसे कि ग्राफाइट का हमने देखा 2D हेक्सागोनल, और क्या है, लेयर्ड स्ट्रक्चर है। जैसा कि हमने देखा कि लेयर इसके एक के ऊपर एक स्लाइड हो सकते हैं, तो ये हो गया 2D hexagonal layered structure where layers can slip over one another। नेचर तो हमने देख लिया कि डायमंड सबसे हार्डेस्ट है और ग्राफाइट जो है सॉफ्ट और ग्रीसी है। कंडक्टिविटी, इसके पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी अलाउ करेगा क्या, नहीं। वेरा ग्राफाइट के पास, हर कार्बन के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। लेकिन हीट जो है वो दोनों भी हीट कंडक्टेंस दिखाएंगे, हीट कंडक्टिविटी दोनों में भी होती है, बर्न होने के बाद में वो CO2 देते हैं। डेंसिटी, जैसा कि हमने, डेंसिटी क्या होता है, जितनी ज्यादा पैकिंग डेंस होती है उतनी डेंसिटी उसकी ज्यादा होती है। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी डायमंड की ज्यादा है ग्राफाइट से, 3.514 ग्राम पर cm3, और इतनी पैक, डेंसली पैक है कि इतना इसको, इसकी डेंस पैकिंग सबसे टफेस्ट मटेरियल बना देती है, जिसको हम अलग अलग तरह के टाइल्स काटने में भी डायमंड का इस्तेमाल किया जाता है। ग्राफाइट की बात करें तो इसकी डेंसिटी बस 2.26 ग्राम पर cm3 है। बाकी रही अपीयरेंस की, तो डायमंड के अपीयरेंस के बारे में क्या कहना है, पूरी दुनिया उसकी दीवानी है। ये ट्रांसपेरेंट रहता है, उसको ब्रिलियंस रहता है, शाइनिंग रहता है, बहुत ही ब्यूटीफुल, कटिंग अगर बराबर से हो गई तो बहुत ब्यूटीफुल दिखता है। वेराज ग्राफाइट जो है वो ओपेक रहता है, डल रहता है, ग्रेश रहता है, उसका इस्तेमाल भी वैसी ही ऑर्डिनरी चीजें के लिए होता है। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने जो डिस्कस किया उसके ऊपर एक छोटा सा प्रश्न देखते हैं। डायमंड इज नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। और आज का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते हैं कि सिंथेटिक डायमंड्स क्या होते हैं। यानी जो नेचुरली अकरिंग डायमंड्स तो हमने पढ़े हैं, लेकिन कार्बन का इस्तेमाल करके आर्टिफिशियली मैन मेड डायमंड्स भी बना सकते हैं, वेरी हाई प्रेशर और टेम्परेचर उसके ऊपर डाल के। तो इसके लिए मेरे को एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनालॉजी दिमाग में आई है। हमारे क्लासरूम में देखो फ्रेंड्स कि 2 तरह के बच्चे होते हैं। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं, एक बार बोल दिया बस दूसरा बार समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है और कितने टाइम तक तो वो उस चीज को याद रखते हैं। और कुछ बच्चे रहते हैं वो थोड़े एवरेज रहते हैं, 1 बार 2 बार में समझ जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, एवरेज बच्चे भी अगर बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं ना, तो वो ब्रिलियंट बच्चे को भी पीछे छोड़ देते हैं। ब्रिलियंट बच्चा जो है वो अपने ब्रिलियंट के घमंड में जाके पढ़ाई कम कर देता है, लेकिन ये स्लो बट स्टेडी, धीरे 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 इसको पीछे डाल सकता है। और जो भी अचीव करना है, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग, वो अपनी मेहनत से, लगन से वो सब कुछ हासिल कर सकता है, जो एक ब्रिलियंट बंदा कर सकता है। इसलिए एवरेज स्टूडेंट विथ लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क वो डायमंड बन सकता है। और जिंदगी में भी याद रखो दोस्तों, जो धीरे धीरे बहुत लंबी रेस तक एफर्ट्स डालते रहता है ना,
वही सक्सेसफुल होता है। जो नहीं तो मैं इतना होशियार हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ, और पढ़ाई में थोड़ा ऐसा वैसा हो गया, तो वो जितना चाहे उतना एवरेज स्टूडेंट से भी कम सक्सेस पा लेता है। इसीलिए फ्रेंड्स, कंसिस्टेंट हार्ड वर्क रखिए पूरी जिंदगी भर के लिए। तो ये हुए सिंथेटिक डायमंड्स। दिखने में थोड़े छोटे लगते हैं, जो नेचुरल डायमंड्स रहते हैं उससे ये थोड़े छोटे रहते हैं, लेकिन एक बार बन जाने के बाद इट इज डिफिकल्ट फॉर डिस्टिंग्विशिंग सिंथेटिक डायमंड्स एंड नेचुरली ऑकरिंग डायमंड्स। Okay friends, this was the 6th lecture. We talked about graphite and diamond comparatively, and in the next session we will see Bunkmaster fullerene, the third crystalline allotrope of carbon. Take a snapshot. अभी मैं गायब हो जाऊंगा।